Bismillahirrahmanirrahim. This is the last session of today class. What would you like to revise the topic? सर म्यूचुअल फंड्स वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। Which one? म्यूचुअल फंड वाला। म्यूचुअल फंड वाला। म्यूचुअल फंड्स हमारे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उसकी तरह देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें थ्योरी लिखी हुई है, उसको जरा देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। इशू नहीं हो रहे सर। ट्रेंडिंग प्राइस अर्निंग और फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो में आप बता दें डिफरेंस। मैं बता देता हूँ, लेकिन एक मिनट में पहले स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नो सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ, वेट करें। अच्छा, ये अब आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रिवाइज में तो थोड़ा क्विक चलना पड़ेगा। ओके सर। ये कहानी बताई गई है, यहाँ से देखिएगा, ये पूरा म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का काम क्या है? म्यूचुअल फंड्स में एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स मिडल मैन होता है। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बैंक्स होते हैं, ये समझे एक बैंक्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के फंड्स मैनेजर कहलाते हैं। फंड्स मैनेजर भी कहलाते हैं और डायरेक्टर नहीं, फंड्स मैनेजर होते हैं, फंड्स को मैनेज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इन्वेस्टर, फंड मैनेजर, सिक्योरिटीज एंड रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर के पास। अब इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर के पास एक पैसों का पूल बन जाता है, जिसको कहते हैं पूल देयर मनी टुगेदर। फिर फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज या शेयर्स में या बॉन्ड्स में या डिफरेंट तरह की जो है ना प्रॉपर्टी में, और मुख्तलिफ जगहों पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज वगैरह में, ठीक है। और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उनको रिटर्न जनरेट करते हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं जहाँ पर पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है। और वो रिटर्न जो है और वो जो प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखते हैं, और बाकी जितना भी परसेंटेज है जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो इन्वेस्टर को रिटर्न कर देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स ये करते हैं, मैनेजर्स या फंड्स मैनेजर ये करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और वो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज वगैरह में, और वहां से जो रिटर्न मिलता है वो सारा का सारा रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। फंड मैनेजर को वो जो ये सारी सर्विस परफॉर्म कर रहा होता है इन्वेस्टर्स के लिए, फंड मैनेजर को या म्यूचुअल फंड्स को उसके बदले में फीस मिल जाती है मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, जो वो फीस चार्ज करते हैं अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से, ठीक है। दोनों तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास जो है ना ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स है और एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये सारी कहानी लिखी हुई है, लेकिन उसको मैं आम लफ्जों में समझा देता हूँ कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं कि डिफरेंस नजर आ रहा है ना आप लोगों को, एनी टाइम एंट्री एनी टाइम एग्जिट। अगर इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो किसी वक्त भी एंटर हो सकता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, और किसी वक्त भी एग्जिट हो सकता है और किसी वक्त भी एंटर हो सकता है। मतलब पैसा लगा भी सकता है और पैसा निकाल भी सकता है। दूसरे लफ्जों में इसको हम ये कहेंगे कि नो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, यानी अगर आपने एक जगह पैसा लगाया है तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, उसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होगी, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। हाँ, आपने पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और म्यूचुअल फंड्स में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है,
वो पैसा आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं किसी भी वक्त। निकालने के लिए आपको 2 या 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि मेरे पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, मुझे रिटर्न चाहिए। तीसरा उसमें पॉइंट लिखा हुआ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में नो एग्जिट लोड। ज़रा 1 मिनट क्लास होल्ड कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही सर। सर ने वेट का कहा है। तुम लोग को भी आवाज नहीं आ रही क्या? जी स्टूडेंट्स, अच्छा, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में एक बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि नो एग्जिट लोड, यानी अगर कोई बंदा वहां से निकल जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है इन्वेस्टर्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड से, तो उनके पास कोई लोड नहीं होता, एग्जिट का लोड नहीं होता, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू लॉक इन पीरियड। मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, तो और उससे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप किसी वक्त भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी वक्त भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो लगा रहे हैं, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड है, 2 साल या 1 साल अगर हमें टाइम पीरियड दे दें, तो उस टाइम पीरियड को हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर 1 साल के लिए आपने लॉक कर लिया, तो इसका मतलब 1 साल से पहले वो इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो देयर इज एन ऑप्शन ना, तो सब्जेक्ट टू लॉक एंड पीरियड, इसमें एक ऑप्शन होता है कि वो लॉक करवाना चाह रहा है अपने टाइम पीरियड को 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो इट मे बी लॉक। ठीक है, और एक बड़ा एडवांटेज सामने नजर आ रहा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का कि वो लिक्विडिटी रहती है। मतलब आप मिसाल के तौर पर अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसों की जरूरत है और आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में, तो आप लिक्विडिटी का मतलब ये है कि वो अपने पैसे किसी वक्त भी आप विड्रॉ करके अपने किसी और काम में या किसी और इन्वेस्टमेंट में या अपने पर्सनल कंजम्पशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इसके ऑपोजिट होते हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी कंपनी ने शेयर्स इशू किए। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कंपनी है, जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी आपकी कंपनी है, जितने भी बिजनेस हैं, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, और जो पब्लिक उसको शेयर्स को खरीदना चाह रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या जिसको हम कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर का मतलब ये है कि वो अपने शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक उनसे परचेज करती है क्लोज एंडेड से, और उस शेयर्स पीरियड का जो है ना, या उन जो न्यू फंड्स ऑफर जो शेयर्स होते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। यानी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड अपने सर्टिफिकेट इशू करते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके अंदर एक मैच्योरिटी होती है, यानी 5 साल के बाद वो पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। और 5 साल तक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड उस शेयर सर्टिफिकेट जो खरीदेगा, जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डर होगा, उसको क्या मिलता रहेगा, डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक तरीके से कंपनी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और कंपनी के तौर पर वो क्या करते हैं, पब्लिक को सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट या बॉन्ड सर्टिफिकेट सेल करते हैं, और पब्लिक उस कंपनी में क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा लगाती है। ठीक है, तो इसकी मैच्योरिटी होती है, लेकिन ओपन एंडेड में मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्लोज एंडेड में लिखा हुआ है कि बिफोर मैच्योरिटी एन इन्वेस्टर कैन एग्जिट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैंने क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है एज एन इन्वेस्टर, तो मैंने 3 साल के लिए पैसा लगा दिया है, उसकी मैच्योरिटी सपोज करें 3 साल है, और मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो मैं स्टॉक मार्केट में किसी और पर्सन को सेल करके मैच्योरिटी से पहले पहले उस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का पैसा या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। एक्चुअल में मैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के शेयर सेल करके मैं पैसा ले सकता हूँ। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स वाले पैसे मुझे नहीं देंगे, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वाले मुझे 3 साल के बाद पैसे देंगे, जो उनका टाइम पीरियड होगा, 3 साल 5 साल जो भी उनका टाइम पीरियड होगा। यानी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एक टाइम पीरियड के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लूंगा। और अगर मुझे पहले पैसा चाहिए तो मैं स्टॉक मार्केट में वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का शेयर सर्टिफिकेट सेल करके मैं वहां से भी पैसा रिकवर कर सकता हूँ। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स करते क्या है, वो सारा स्ट्रक्चर बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को 2 जगह से कंट्रोल किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को या म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं, फंड्स मैनेजर को, वो एक तो मैनेजमेंट कंपनी इनको कंट्रोल कर रही होती है, और एक ट्रस्टी या कस्टोडियन कंट्रोल कर रहे होते हैं। कस्टोडियन का काम होता है कि तमाम के तमाम असेट्स जो होते हैं जो वो फंड मैनेजर परचेज करते हैं, वो कस्टोडियन या ट्रस्टीज के अंडर में होते हैं। और मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो सारे के सारे फंड्स को मैनेज कर रही होती हैं। तो फंड्स कंपनी, जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, वो मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी, वो उन दोनों के अंडर में होती है, और उन दोनों के ऊपर होते हैं ट्रस्टीज और मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर जो होते हैं वो रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडी यानी गवर्नमेंट की बॉडी होती है, SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर नीचे उसकी स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स का जो काम है वो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो रिटर्न आता है वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर देते हैं। इस स्लाइड के अंदर एक खास बात है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताया गया है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको शॉर्टली मैं बता देता हूँ। एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, लोअर कॉस्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टैक्स बेनिफिट्स। इन तमाम बेनिफिट्स में, यानी आम लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड को एक्सेस करना आसान है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना ऐसा है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबल है। लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि किसी वक्त भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अगर मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह पूल हो जाए, जमा हो जाए, तो म्यूचुअल फंड्स वाले उसको मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड जगहों पर या मुख्तलिफ प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, टी बिल्स में, बैंक्स में, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स वाले अपने इन्वेस्टर्स को ईच एंड एवरी डिटेल क्लियरली मेंशन करते हैं। कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू अगर इंडिविजुअल किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड में जो मैनेजमेंट होती है, जो उनको चलाने वाले होते हैं, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो प्रोफेशनली तरीके से काम किया जाता है। और म्यूचुअल फंड में काम करने का या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि टैक्स आपको बेनिफिट मिलता है। डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, म्यूचुअल फंड्स ने आपका पैसा ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ पर प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, अनसर्टेनिटी है, तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होने के बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हर चीज़ के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दी थी, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट भी कराया था। लॉट ऑफ कैटेगरीज, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इनकम फंड्स, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा, और आप बुक्स वगैरह में भी इसकी सारी 2-3 बुक, बल्कि आपको जो पर्टिकुलर बुक रिकमेंडेड बुक है ना, उस बुक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको ये पढ़ लीजिएगा म्यूचुअल फंड्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो और यू वांट टू रिवाइज
यस सर। यस। सर इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज में एक जो आपने एक्सप्लेन किया था, ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो और फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो, इन दोनों में से डिफरेंस बता दें। अच्छा अच्छा, ये आप बात कर रही हैं इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज की। जी। इसमें इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्मार्ट वे टू बाय स्टॉक, इसमें है की फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। ये की फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, ये की फाइनेंशियल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर जब भी पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कौन कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसीडर करता है। इसमें अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर की मैंने कुछ फीचर्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, कुछ एडवांटेज बताए थे कि अर्निंग पर शेयर किस तरह हेल्प करते हैं। उसके बाद है प्राइस अर्निंग रेशियो है, और प्राइस अर्निंग रेशियो में आपका एक क्वेश्चन है ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग और फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग, ये बात कर रही हैं हम। जी सर। ट्रेलिंग और फॉरवर्ड, ट्रेलिंग और फॉरवर्ड। सर थर्ड पॉइंट है ना इसमें, हाँ प्राइस हाँ, अर्निंग रेशियो में। ये मैंने एक्सेल में समझाया था आप लोगों को, एक्सेल की फाइल में समझाया था मैंने आप लोगों को या नहीं? सर समझाया था, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आया था सही, एक बार फिर बता दें। एक मिनट, ये मेरे पास तो एक्सेल की फाइल नजर नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल में बुक में भी मौजूद है, मैं वहीं से क्लियर करवा देता हूँ। हाँ, नजर आया आपको? Our trailing price earning is its current market price divided by the most recent full year EPS. It is a commonly known as current EP, current price earning. यानी आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है उसको डिवाइड कर दें आपकी फुल ईयर यानी कंप्लीट ईयर की अर्निंग पर शेयर से, ईपीएस से डिवाइड कर दें, यानी करंट प्राइस अर्निंग जो रेशो होता है उसको ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग कहते हैं। और फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशो ये होता है कि इज अ स्टॉक करंट प्राइस, स्टॉक की जो प्राइस है उसको डिवाइड कर दें नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर से। नहीं, आप फोरकास्टेड करते हो तो फोरकास्टेड में आप अर्निंग फोरकास्ट करते हो, नेट इनकम एस्टिमेट लगा रहे हो, तो एक्सपेक्टेड कर रहे होते हो कि फ्यूचर में क्या अर्निंग होगी कंपनी की। अभी आप लोगों ने मॉडल्स निकाले ना, मॉडल्स कैलकुलेट किए, तो ये होता है कि आप फ्यूचर की अर्निंग फोरकास्ट करते हो और फ्यूचर की अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो, तो फ्यूचर का ईपीएस आ जाता है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो करंट मार्केट प्राइस को फ्यूचर की अर्निंग ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा फॉरवर्डेड प्राइस अर्निंग। और ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग ये होता है कि इस वक्त करंट मार्केट प्राइस को करंट ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो करंट प्राइस अर्निंग रेशियो होगा, यानी एक फ्यूचर का है एक करंट है। क्लियर हो गई बात? सिंपल है, बहुत आसान सी चीज। तो ये फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ये देखते हैं कि इस वक्त कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, और फ्यूचर में या फॉरवर्ड में आगे जाके प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा। तो कंपेयर करते हैं, ट्रेलिंग को फॉरवर्ड से कंपेयर करते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या यहाँ पर हमने शेयर्स खरीदना चाहिए या सेल करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो ये सारी एनालिसिस होती है। ट्रेलिंग पीई और फॉरवर्ड पीई को कंपेयर किया जाता है।
इज इट क्लियर? जी सैरिश, आपने क्वेश्चन किया था। मुझे आवाज़ नहीं आई, आपको मेरी बात समझ में आ गई? सैरिश, शायद इसके माइक का इशू है। अच्छा चलें खैर, और कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ओके, क्लियर हो गई। अच्छा, ये की फाइनेंशियल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जरा इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको वन बाय वन बता दूं क्या क्या फैक्टर थे। एक था अर्निंग पर शेयर, की फाइनेंशियल प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड डेट टू इक्विटी एंड प्राइस वॉलेटिलिटी। इसको ज़रा आप डिटेल में देख लीजिएगा तमाम फैक्टर्स को। उसके बाद इसमें था डॉलर कॉस्ट एवरेज। डॉलर कॉस्ट एवरेज ये है, इसकी मिसाल भी देख लें, एग्जाम्पल मैंने शेयर की थी कि ये आपको स्क्रीन पर वैल्यू नज़र आ रही है। एक बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 2 लाख रुपए के शेयर्स अभी के अभी परचेज कर ले, लमसम जो भी इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में 85 रुपीज़ चल रही है ना, ये वाला पोर्शन देखिएगा, 85 रुपीज़ एक पर्टिकुलर शेयर्स की प्राइस चल रही है और उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आज के आज वो इन्वेस्टमेंट कर दे 2 लाख रुपए, तो कितने शेयर्स खरीद सकता है वो? 2353, ठीक है। और उसको शेयर कितने का पड़ेगा? 85 रुपीज़ का उसने परचेज किया है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि हर वीक पर वो शेयर्स जो है ना 25-25 हज़ार रुपये, $25,000 हर वीक के एंड पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी वीक एंड पर जो प्राइजेस गिवन है वो ये गिवन है 85, 86, 83, 81, 82, 78, 80, 82 डिफरेंट प्राइजेस पर उसने जो है ना वो शेयर परचेज किए। 25,000 हर हफ्ते उसने जो है ना हर वीक के एंड पर उसने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं और उसने इन्वेस्टमेंट करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने परचेज किए 294, 291, 301, 309, 305, 321, 313, 305, इसने टोटल शेयर कितने परचेज कर लिए? 2437 शेयर्स परचेज कर लिए। अब 2437 को डिवाइड कर लें 2 लाख रुपए से, सॉरी 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए ना टोटल इसने, 2 लाख रुपए इसको डिवाइड कर दें 2437 को, तो एवरेज प्राइस आ जाएगी। एवरेज प्राइस क्या आ रही है शेयर की? 82 रुपीज़। अगर वो एक साथ पैसा लगा देता है 2 लाख रुपए, तो उसको एक शेयर पड़ेगा 85 का, और वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज कर सकता है? 2353। और अगर वो एक साथ पैसा नहीं लगाता बल्कि वो 25,000 करके पर वीक पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकता है 2437 और उसकी एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी? 82 आ जाएगी। तो ये कहलाती है डॉलर कॉस्ट एवरेज। उसके बाद इसके अंदर था मिस्टेक्स इवन स्मार्ट इन्वेस्टर मेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। क्या क्या मिस्टेक्स इन्वेस्टर करते हैं वो देख लीजिएगा आप। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है ना चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी भी टिप्स पर आपको एक्शन नहीं लेना है बल्कि उस पर पूरी वर्किंग करनी है। कोई टिप मिल रही है आपको, कोई मशवरा मिल रहा है कि ये शेयर्स खरीद लेना चाहिए, तो टिप या मशवरे की बुनियाद पर आप चीज़ों को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद इसके बाद है गेट सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब ये है कि एक बंदे की उस शेयर से बिलोंगिंग है। बिलोंगिंग का मतलब ये है कि उसके फादर, उसके रिलेटिव्स, यानी लोग मतलब इतना चिमटे में होते हैं, कहते हैं यार यही शेयर्स खरीदना है और किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि मेरे फादर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे बाप दादाओं ने इन्वेस्टमेंट की और ये बड़ी अच्छी कंपनी है। आपको ये डोंट स्टक और दी अटैचमेंट विद द स्टॉक दैट यू बिलोंग। तीसरा काम आपको ये नहीं करना, आपको ये भूलना नहीं है कि आप जो शेयर्स खरीद रहे हो उस पर टैक्सेस भी और कमीशन भी लगेगा। चौथा काम आपको नहीं करना, फेल टू डाइवर्सिफाइड, यानी आपको ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक ही शेयर्स में या मुख्तलिफ 2-3 कंपनियों में लगा देना है। आपको डाइवर्सिफाइड यानी मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट करनी। और अब मिसाल के तौर पर अगर आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस लॉस पर आपको अपने आप को पेशेंस रखना है। पेशेंस यानी सब्र व तामुल का मुजाहरा करना है।
एंड डोंट बाय अ पेनी स्टॉक, यानी 1 रुपये वाले और 8 आने वाले और 2 रुपये वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वहाँ पर कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, कोई 50 रुपये का शेयर है, 40 रुपये का है, तो एक एवरेज जहाँ पर मार्केट, ओवरऑल मार्केट की जो ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप देख लीजिएगा, बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस में हमारे पास 4 थ्योरी है: सेल्फ डिसेप्शन, ह्यूरिस्टिक सिंप्लीफिकेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, इमोशंस। ये चारों की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। स्लाइड्स है ना, स्लाइड के नीचे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल मिल जाएगी चारों की। जी, नज़र आ रही है आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन? और ये मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके Yes, बाद sir. है, ये है कॉमन बाइसेस इन बिहेवियरल फाइनेंस। ये भी ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, हो सकता है कि इसका शॉर्ट नोट हो जाए बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर। और कौन सा टॉपिक रहता है? RSI वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं आप? कैंडल स्टिक पैटर्न आपको याद है? सर याद है। ये लास्ट क्लास में करवाया था जो मैंने। इसकी सर एक्सेल पे, लेक्चर्स और स्लाइड्स शेयर कर दो प्लीज। ये मैं ऑलरेडी, हाँ मैं कर दूंगा सारी चीज़ें, गूगल क्लासरूम में सारी चीज़ें सीक्वेंस में कर दूंगा मैं। आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी, शायद कल तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओके सर। Once again, paper is very technical, paper is very conceptual, and हर एक को पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए कुछ खास वर्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करते रहें एक दूसरे का। RSI कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक्सेल की वर्किंग भेजी थी। मैंने एक्सेल की वर्किंग कहाँ भेजी थी? मैंने RSI कैलकुलेट करने के बाद जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ एक्सेल की वर्किंग शेयर की थी RSI कैलकुलेट करने के बाद। नो सर। नो सर। RSI हमने कैलकुलेट किया था, वेट करें, मैं ज़रा देखूं कहाँ कैलकुलेट किए। हाँ, इसमें कैलकुलेट किया था शायद मैंने। यहाँ RSI मैंने कैलकुलेट किया था स्टॉक एक्सचेंज का ना, 100 इंडेक्स का मैंने कैलकुलेट किया था RSI। आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी RSI कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। RSI कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है, किस तरह कैलकुलेशन करनी है। आपको मुख्तलिफ डेट्स का, यानी लास्ट डेट ऑफ दी क्लोजिंग प्राइस ऑफ दी डे, लेट सपोज आप किसी एक कंपनी का डेटा उठाते हैं और उसकी क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं, डेली क्लोजिंग प्राइस। यानी अगर आप लेट सपोज लकी सीमेंट ले लें, या लेट सपोज आप ले लें कोहार्ट सीमेंट ले लें, या पाकिस्तान ऑयल फील्ड ले लें, या कोई भी एक कंपनी ले लें, कोई भी एक स्टॉक ले लें, उसकी क्लोजिंग प्राइस ले लें डेली की। फिर उसके बाद आप उसका चेंज निकालें, और चेंज आपको किस तरह निकालना है ये यहाँ पर गिवन है एक्सेल की फाइल में। चेंज का मतलब ये है कि लास्ट डे के मुकाबले में आज की प्राइस में क्या चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। जो पॉजिटिव चेंज आया उसको गेन में लिखें, और जो नेगेटिव चेंज आया उसको लॉस में लिखें। फिर आप इसका एटलीस्ट मिनिमम 14 दिन का जो आपने चेंज निकाला है, गेन का भी एवरेज निकालेंगे और लॉस का भी एवरेज निकालेंगे। गेन और लॉस का एवरेज निकालने के बाद आप एवरेज गेन को एवरेज लॉस से डिवाइड करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे RS स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ। RS आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे RS के अंदर।
आपकी स्क्रीन शो हो रही है जी। आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। जब आरएस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ आरएस की वैल्यू पुट करेंगे और 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आरएस यहाँ फॉर्मूले में आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आरएसआई। और आरएसआई आपको इंडिकेट कर रहा होगा आ गया आरएसआई। हमने अभी आरएसआई कैलकुलेट किया ना, हमने कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये आरएसआई हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, वो क्या है 30.70। अब एटलीस्ट अगर आप 3 दिन का या 3 आरएसआई या 4 आरएसआई कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कब कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए और कब कंपनी के शेयर सेल करने चाहिए। यहाँ पर आपको 2 कंडीशन नजर आएंगी, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि नाउ द मार्केट विल रीगेन इटसेल्फ विच मीन्स द मार्केट विल गो अप, यानी लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है शेयर्स को, अब ज़्यादा सेल नहीं करेंगे, अब मार्केट अपने आप को रीगेन करेगी। रीगेन का मतलब है दोबारा ऊपर जाएगी। तो जब भी ओवरसोल्ड हो तब आपको वो शेयर्स खरीदने हैं, और जब भी ओवरबॉट हो तो ओवरबॉट का मतलब है मार्केट ने बहुत ज़्यादा, यहाँ तक मार्केट अपने आप को रीगेन कर चुकी है। अब देखिए मार्केट फिर नीचे की तरफ ट्रेंड जाना शुरू हुई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मार्केट हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड अपसाइड आरएसआई, नाउ द ट्रेंड विल चेंज। ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जो है ना ट्रेंड चेंज होने का मतलब है यहाँ पर ओवरबॉट हो रहा है। ओवरबॉट का मतलब ये है, ओवरबॉट का मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, अब मार्केट में नीचे का ट्रेंड आना है। तो इससे पहले मार्केट आप वो शेयर सेल करके निकल लें, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये मैंने 100 इंडेक्स का कैलकुलेट किया, आप किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस का आरएसआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, ये तमाम टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं उसको आपने यकीनन नोट कर लिया होगा और आप उन पर तमाम फोकस करेंगे। आपके पास टाइम पीरियड है, आपके पास उस पर वर्किंग करें, उसको सोचें समझें, उसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और इन प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मसला हो रहा है, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप। यू कैन आप क्या कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन है, अगर प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर जो है ना वो मेंशन कर दें कि सर ये प्रॉब्लम है, ये है, आप इसको काइंडली मुझे समझा दें या सॉल्व करवा दें। तो मैं जब भी फ्री हो जाऊंगा, जब भी मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी, तो आई डेफिनेटली रिप्लाई यू, आई डेफिनेटली आंसर यू वट एवर यू वांट टू आस्क मी रिगार्डिंग योर कोर्स। ओके सर। आज के लिए इनफ है? आगे ना किस तरह का होगा, हाँ, पेपर का बता दें किस तरह का होगा। पेपर मैंने बताया तो सही थे, पेपर में एमसीक्यूज नहीं है, कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कुछ भी नहीं है। पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल भी होगा, उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, लेकिन आपका पेपर दूसरे के पेपर से बहुत मुख्तलिफ होगा, ये सोच लें। अगर सब ने एक जैसा पेपर कर लिया या तो इसका मतलब वो चीटिंग हुई है पेपर में, और वो चीटिंग पकड़े में आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, और होना भी, पेपर ही ऐसा बनाया है कि आपको मुख्तलिफ होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 5 है, और हर क्वेश्चन के तकरीबन 10 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स का पेपर बनाना था ना फाइनल का,
जी स्टूडेंट, 50 मार्क्स का पेपर था ना आपका? यस सर। तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप आसानी से बुक्स को, हैंडआउट्स को, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। आराम से सॉल्व कीजिएगा 4 घंटे के अंदर। लेकिन पेपर आपको सबमिट कहाँ करना होगा? पेपर आपको सबमिट करना होगा जो आपको डिपार्टमेंट बताएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट से मेरी बात चल रही है, हो सकता है कि अगर आपको ईमेल करने का अगर कहें तो मुझे ईमेल नहीं कीजिएगा। आप लोग गूगल क्लासरूम में, मैं जिस तरह मिड टर्म का पेपर आपने मुझे सेंड किया है उसी तरह आप लोग फाइनल टर्म का पेपर सेंड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन बाद में बताऊंगा कि पेपर किस तरह सबमिट करना होगा आपको सॉल्व करने के बाद। पेपर में 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। ऑलमोस्ट किसी क्वेश्चन में 8 मार्क्स का है तो किसी क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, यानी 10 नंबर के हिसाब से मैंने 50 नंबर का पेपर बनाया है। 5 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, नो ऑब्जेक्टिव, नो एमसीक्यूज, नो ट्रू फॉल्स। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर एंड करते हैं क्लास को। रिकॉर्डिंग में आपको ये वाली भी भेज दूंगा, सारी रिकॉर्डिंग और ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग जितनी भी हमारी क्लास में ऑनलाइन हुई है, फिजिकल हुई है, जो स्लाइड्स हैं, जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, सारी चीज़ें आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगी। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर आपके पास डेटा या मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल क्लासरूम में पैटर्न वाइज तमाम चीज़ों को देख लेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपके साथ बहुत अच्छा सेशन, बहुत थ्रू आउट जितने भी सेशंस रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों की क्लास में 4 में आप लोगों की क्लास में समझना और सीखने की सलाहियतें भी हैं। आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है कि फिर से कोई कोर्स मिल जाए और आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजरे। उम्मीद करता हूँ कि फ़िज़िकल क्लासेस हो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन क्लासेस में एक डिस्टेंस रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो इंसान सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, वो रह जाती है। थैंक यू सर। जी, Thank you, sir. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़।